बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज़म ख़ान के बाद असद मजीद साहब का भी, जो फ़ॉरेन सेक्रेटरी हैं और अमेरिका में सफ़ीर थे उस वक्त जब ये साइफ़र का मामला सामने आया था, उनका बयान भी अब सामने आ गया है। इस बयान को यूँ पेश किया जा रहा है कि जैसे ये इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ वो गवाही दे रहे हैं। बिल्कुल इसकी जो लैंग्वेज है वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ है, लेकिन अगर इस पर गौर किया जाए तो कुछ चीज़ें तो इमरान ख़ान के हक़ में जाती हैं। यानी उनके इमरान ख़ान के का जो मौक़िफ़ है उसको सपोर्ट करता है ये बयान असद मजीद साहब का। जाहिर है ओवरऑल तो उन्होंने इसकी लैंग्वेज इसी तरह से रखी है कि वो इमरान ख़ान के एक्ट की मुखालफत कर रहे हैं अपने इस बयान में, तो बुनियादी तौर पर तो वो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक गवाह के तौर पर ही पेश हुए हैं या सामने आए हैं। लेकिन असद मजीद साहब का जो बयान है इसमें 2-3 पार्ट्स तो ऐसे हैं जो इमरान ख़ान के मौक़िफ़ को सपोर्ट करते हैं। अब मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ, उससे आपको फैसला करने में आसानी रहेगी। देखिए, एक तो वो ये कह रहे हैं, चलें ओवरऑल उन्होंने ये कहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम को इससे नुकसान पहुंचा है। इमरान खान ने जो इसको इस पर सियासत की है, इससे सफारतकारी में जो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसको नुकसान पहुंचा है और सफारतकारी की साख पर असर पड़ा है इससे। एक तो उन्होंने ये कहा। दूसरा, वो ये कहते हैं कि डोनाल्ड लूट से जो मुलाकात है वो पहले से जोराने पर तय थी, पहले से तय थी, ये कोई ऐसी हंगामी मीटिंग नहीं थी। फिर वो कहते हैं कि ये 1-on-1 मुलाकात नहीं थी, यानी उनकी तरफ से भी कुछ लोग शामिल शरीक थे इसके और हमारी तरफ से भी डिफेंस अटैशी और 1-2 लोगों के और भी उन्होंने नाम लिखे हुए हैं कि वो भी इसमें शरीक थे। और वो कहते हैं कि दोनों जानिब को पता था कि ये मिनटेड है, इसके मिनट्स लिए जा रहे हैं, यानी इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये गैर रस्मी गुफ्तगू नहीं थी, ये एक ऑफिशियल मीटिंग थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी पैगाम डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान को, इस्लामाबाद को देना चाहा वो उन्होंने ऑफिशियल दिया है। ये गैर रस्मी मुलाकात या अनऑफिशियल मीटिंग नहीं थी, ये उनके ख्यालात का इजहार नहीं था। तो ये जो बयान दिया है असद मजीद साहब ने अपने बयान में, ये जो लिखा है कि दोनों तरफ को मालूम था कि इसके मिनट्स लिए जा रहे हैं और दोनों तरफ से ज़्यादा लोग मौजूद थे। इसका मतलब है कि ये एक बहुत फॉर्मल मीटिंग थी और इसका जो मैसेज था वो भी एक फॉर्मल था। जो भी मैसेज था, अच्छा था, पाकिस्तान के लिए बुरा था, साजिश थी नहीं थी, कॉन्स्पिरेसी थी नहीं थी, मुदाखलत थी या नहीं थी, व्हाटएवर, इससे कतई नज़र जो कुछ भी था वो एक फॉर्मल तरीके से हो रहा था, ये गैर रस्मी मुलाकात नहीं थी। एक तो असद मजीद साहब के बयान से ये साबित हो जाता है कि ये एक फॉर्मल मीटिंग थी और जो भी कुछ कहा जा रहा था वो फॉर्मल तरीके से कहा जा रहा था। अगर ये भी कहा जा रहा था कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छा है, पाकिस्तान की हुकूमत बहुत अच्छी है, तो ये भी फॉर्मल तरीके से कहा जा रहा था, मालूम होते हुए, जानते हुए कि ये रिकॉर्ड हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। फिर वो कहते हैं कि साइफर टेलीग्राम को मखसूस कोडेड तरीके से इस्लामाबाद भेजा गया, जो कि एक तयशुदा तरीकाकार है। और वो कहते हैं कि टेलीग्राम में थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं था। थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं था, यानी जाहिर है उन्होंने ये तो नहीं कहा होगा कि मैं आपको थ्रेट कर रहा हूं और मैं आपके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहा हूं। ये तो डोनाल्ड लू ने कहा भी नहीं होगा। तो जो डोनाल्ड लू ने नहीं कहा वो जाहिर है इसमें लिखकर भी वो नहीं भेजेंगे। बुनियादी तौर पर तो साइफर में वही लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है जो डोनाल्ड लू ने दी थी, यानी डोनाल्ड लू का हू बहू पैगाम इस्लामाबाद भेजा गया। तो अगर वो हू बहू पैगाम इस्लामाबाद भेजा गया तो जाहिर है उसमें चूंकि डोनाल्ड लू ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए थे थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी का, तो वो उसमें मौजूद भी नहीं होने चाहिए थे। तो असद मजीद कह रहे हैं कि जो मैंने पैगाम कोडेड तरीके से टेलीग्राम भेजा उसमें थ्रेट या कॉन्स्पिरेसी का कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं था और मेरी दानिश में होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल नहीं किए थे डोनाल्ड लू ने। फिर वो कहते हैं कि ये पॉलिटिकल कंक्लूजन था जो इस्लामाबाद में बैठी लीडरशिप ने खुद निकाला। तो जाहिर है अगर कोई शख्स पाकिस्तान को धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर ये मंजूर ना हुआ, तरीक़े तमात पास ना हुई, तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, तो अगर वो ये कह रहा है तो इसका कंक्लूजन तो वही निकलता है फिर जो इस्लामाबाद में बैठी हुई पॉलिटिकल लीडरशिप ने निकाला, या हो सकता है गलत निकाला हो, लेकिन बहरहाल उन्होंने, लीडरशिप ने खुद ही निकालना था जो भी इसका उन्होंने कंक्लूजन निकालना था, वो इस्लामाबाद की लीडरशिप ने निकालना था। और वो कहते हैं कि जी पॉलिटिकल कंक्लूजन था जो इस्लामाबाद की में बैठी लीडरशिप ने निकाला। वो कहते हैं कि मैंने मशवरा दिया कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों जगहों पर डिमाश जारी करना चाहिए। अब यहां पर सवाल ये पैदा होता है असद मजीद साहब से कि जब वो ये कह रहे हैं कि टेलीग्राम में थ्रेड या कॉन्स्पिरेसी का लफ्ज मौजूद नहीं था, फिर वो ये तासुर दे रहे हैं कि जी पॉलिटिकल कंक्लूजन था जो इस्लामाबाद की हुकूमत ने खुद निकाला, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि असद मजीद ने खुद क्या कंक्लूजन निकाला था। और अगर उनका कंक्लूजन इस्लामाबाद में बैठी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के कंक्लूजन से मुख्तलिफ था
तो फिर असद मजीद साहब ने ये क्यों मशवरा दिया था कि वाशिंगटन और इस्लामाबाद दोनों जगह पर उनको डिमाश देना चाहिए, क्यों दिया था, डिमाश किस बात का देना चाहिए था? असद मजीद साहब ने ये नहीं बताया अपने इस बयान में। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा कंक्लूजन क्या था, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैंने डिमाश देने का क्यों कहा। असद मजीद साहब ये नहीं कह रहे। अब जाहिर है, ये तो अगर कोर्ट ऑफ लॉ में वो जाते हैं तो फिर जरा होगी, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आपने डिमाश देने के लिए क्यों कहा था इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों जगह पर, ऐसी क्या बात थी उसमें? अगर थ्रेट भी नहीं था, कॉन्स्पिरेसी भी नहीं थी, तो आखिर कुछ तो ऐसा होगा जिसकी वजह से आपने कहा कि इस्लामाबाद को मशवरा दिया, सजेस्ट किया। उन्होंने कहा कि आई सजेस्टेड, मैंने सजेस्ट किया कि इस पर डिमाश देना चाहिए इस्लामाबाद और वाशिंगटन दोनों जगह पर। ये क्यों किया उन्होंने? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब फिलहाल असद मजीद साहब के बयान में मौजूद नहीं है। फिर वो कहते हैं डोनाल्ड लूट के ख्यालात पर 31 मार्च को डिमाश जारी किया गया, यानी पाकिस्तान ने उनकी तजवीज़ मानी भी और पाकिस्तान खुद भी इस नतीजे पर पहुंचा और नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग है उसके बाद इस नतीजे पर पहुंचा। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद पाकिस्तान इस नतीजे पर पहुंचा कि हाँ, इस पर तो डिमाश बनता है। ये एक अनऑफिशियल मीटिंग है, कॉन्स्पिरेसी ना भी हो, मुदाखलत ज़रूर है, तो इस पर डिमाश तो बनता है। फिर वो कहते हैं कि एक और मीटिंग हुई 22 अप्रैल को, जिसमें मैं भी शरीक हुआ। 22 अप्रैल वाली जो सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग थी उसमें ये असद मजीद साहब भी शामिल हुए थे। वो कहते हैं उसमें ये कंक्लूड किया गया कि पाकिस्तान में रजीम चेंज के लिए कोई साजिश नहीं हुई, कोई साजिश पाकिस्तान में नहीं हुई। अब ये सारी बातें कह रहे हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि असद मजीद का ये बयान जो है वो अगेन इसके कुछ निकात तो उल्टा इमरान खान के हक में जाते हैं। और यानी एक तो ये कि ये जो कहा जाता ना कि जी इस तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं, ये गैर रस्मी मुलाकात थी, तो तय ये हुआ कि ये गैर रस्मी मुलाकात नहीं थी। और दूसरी बात इसमें तय ये होता है कि जो उसकी लैंग्वेज थी या उसमें जो मैसेज था वो बहरहाल ऐसा था कि जिसके लिए खुद असद मजीद का ख्याल है कि इस पर डिमाश बनता था और ख़ुद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फैसला था कि इस पर डिमाश होना चाहिए और डिमाश जारी हुआ। तो फिर डिमाश जारी क्यों हुआ? अगर इस साइफर में कोई ऐसी बात नहीं थी, ये गैर मामूली बात नहीं थी और रूटीन की चीज़ थी, तो डिमाश जारी क्यों हुआ? हाँ, अब ये डिबेट हो सकती है कि जी इमरान खान ने इसको पब्लिक में लाके सही फैसला किया या सही फैसला नहीं किया, ये एक अलग बहस है। लेकिन बहरहाल 2-3 चीज़ें तो इमरान खान के मौक़िफ़ की हिमायत करती हुई इसमें हमें नज़र आती हैं। दूसरे मौजू पर आते हैं। कल रात मैंने आपको खबर दी थी कि स्ट्रैटेजी चेंज कर ली है नून लीग ने अपनी, और अब वो लाहौर हाई कोर्ट की बजाय इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हिफाजती ज़मानत दायर कर रहे हैं और हिफाजती ज़मानत की दरख्वास्त दायर हो गई है। इस्लामाबाद से रजू करके कहा गया है नून लीग की लीगल टीम की तरफ से कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, अदालत के रूबरू पेश होना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान आने पर उनको चूंकि उनको गिरफ्तार न किया जाए, इसलिए हम ये दरख्वास्त दायर कर रहे हैं कि उनको हिफाजती ज़मानत दे दी जाए और पाकिस्तान आमद पर उनको गिरफ्तार न किया जाए बल्कि अदालत में पेश होने का मौका दिया जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 3 दरखास्तें दायर हो गई हैं, एमन फील्ड के लिए, अल अज़ीज़िया के लिए और तोशा खाना के से जो गाड़ियां ले रखी हैं नवाज शरीफ साहब ने, वो उन गाड़ियों के हवाले से ये दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी गई हैं और इसमें अब बुनियादी तौर पर हिफाजती ज़मानत मांगी गई है और कहा गया है कि गिरफ्तार ना किया जाए। तो देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो आज बहरहाल ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू कर लिया गया है। एक खबर मैं आपके साथ और शेयर करना चाहता हूँ, वो नून लीग के अंदरूनी मामलात के हवाले से है। नून लीग को इस बात की एक मीटिंग हुई है लाहौर में, हाई प्रोफाइल मीटिंग, और इस मीटिंग में इस बात पर बड़ा तशवीश का इजहार किया है कि जो पार्टी के अंदर चीज़ें तय पाती हैं वो पब्लिक में कैसे आ जाती हैं, वो बाहर कैसे निकलती हैं, वो रिपोर्टर्स तक कैसे पहुंच जाती हैं। तो इस पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया गया है और कहा गया है कि पार्टी डिसिप्लिन को मज़ीद सख्त किया जाए और पार्टी पॉलिसी पर तनकीद करना काबिल कबूल तसव्वुर होगी। यानी एक तो आप खबरें लीक करना नाकाबिल कबूल तसव्वुर होगा और पार्टी ने जो पॉलिसी बना दी उस पर तनकीद का हक नहीं है। वो कहते हैं जी पार्टी के अंदर ठीक है, पार्टी इजलास में आप अपनी राय का इजहार करें, खुल के करें, लेकिन फिर पार्टी ने जो पॉलिसी बना दी उस पर तनकीद नहीं की जा सकती, ये नाकाबिल तसव्वुर होगा, नाकाबिल कबूल तसव्वुर होगा। फिर उन्होंने कहा कि पार्टी रहनुमा इजलास के अंदर उठाए गए निकात को बाहर किसी भी प्लेटफॉर्म पर बयान नहीं करेंगे। फैसले पर अमल दरामद ना करने वाले रहनुमाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये पार्टी ने सख्त तंबीह जारी की है नवाज शरीफ के वापस आने से पहले अपने रहनुमाओं को और कहा है कि ये 2 बातें टॉलरेट नहीं होंगी। एक, पार्टी के इजलास के अंदर की खबरें बाहर नहीं जाएंगी
और दूसरा जो पार्टी पॉलिसी पर तनकीद है वो नाकाबिल कबूल तसव्वुर होगी। इस पर वैसे ये कोई नई बात नहीं है कि पार्टी के इजलास के अंदर की बातें बाहर नहीं जाएंगी। ये पहले भी होता है, जब पार्टी के इजलास के अंदर की बातें जाती हैं तो पूरी खोज लगाई जाती है कि ये खबरें बाहर कैसे चली गई, ये खबरें बाहर कैसे निकली हैं। और इस पर मैं ज़ाती तौर पर जानता हूं कि तारिक फजल चौधरी साहब की मरीम नवाज़ ने कई दफ़ा जिम्मेदारी लगाई कि कल के इस मीटिंग में हम 4 लोग मौजूद थे, पता करके बताओ कि ये खबर जो है वो कहाँ से बाहर गई है। और मैं ये भी जानता हूं कि एक मरतबा तो तारिक फजल चौधरी साहब ने, जिसने खबर छापी थी अखबार में, उस रिपोर्टर से रब्ता कर लिया, जाके उस रिपोर्टर से कहा कि ये बताएं कि ये खबर आपको किसने दी है। तो उसने कहा, रिपोर्टर ने कहा, खुदा का खौफ खाया, आप मुझसे मेरा सोर्स पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं आपको बताऊं कि मुझे खबर किसने दी है। उन्होंने कहा, जी ये जिम्मेदारी लगी है। तो इस तरह तो पहले भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस पर अब सख्ती करने का फैसला किया गया है कि खबर बाहर ना निकले। तो नून लीग इससे बजाय काफ़ी परेशान दिखाई देती है। एक जमात होती है, उसका नाम है IPP, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस हाशी कवान का बड़ा दिलचस्प बयान सामने आया। वो फरमाती हैं कि नून लीग के लिए 21 अक्टूबर को सरप्राइज़ होगा। हम 21 अक्टूबर वो दिन है जब नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। उस दिन उसूली तौर पर इनको कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो दिन ही नून लीग का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि 21 अक्टूबर को IPP बड़े सरप्राइज दे सकती है। यानी तासुब वो ये दे रहे हैं कि हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करेंगे जो मैसेज होगा नून लीग के लिए कि हम आपके खिलाफ मैदान में उतर रहे हैं, हम आपके खिलाफ पूरे तरीके से सियासत करेंगे और आपके खिलाफ ही सियासत हमारा जो है वो आपसे हमारा मुकाबला होगा। तो फिरदौस हाशी कवान साहब के इस बयान के 2 मतलब लिए जा सकते हैं। एक ये कि ज़ाहिर है वो हो सकता है कि कोई ऐसे नए लोगों को पार्टी में शामिल करने का उस दिन ऐलान करें और वो खम ठोंक के बिल्कुल बताएं आकर के जी हम आपके मुकाबिल हैं, पंजाब में आपको फ्री हैंड नहीं देने जा रहे। तो कोई इस तरह का पैगाम वो देना चाहते हैं। और दूसरा पैगाम जो इसमें होगा बज़ाहिर वो ये होगा कि IPP को जो भी गैर सियासी कुव्वतें पाकिस्तान में सपोर्ट कर रही हैं वो बुनियादी तौर पर नून लीग के खिलाफ ही IPP को उतारना चाहती हैं। और IPP अगर उनके खिलाफ सपोर्ट की जा रही है, यानी IPP को सपोर्ट किया जा रहा है नून लीग के खिलाफ, तो जाहिर है नून लीग को फिर पता होना चाहिए कि उन्होंने जो करना है अपने बलबूते पर ही करना है। नवाज शरीफ साहब जिद करके वापस तो आ गए हैं, लेकिन आगे उनको फिर अपने बलबूते पर चलना है और उनको जो यानी उनके मुकाबले में जो जमात है उसको तो हिमायत हासिल हो सकती है, आपको हिमायत हासिल नहीं होगी। तो ये मैसेज फिरदौस हाशी कवान साहबा ने नून लीग को दिया है। आखिरी बात यह है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने इंतखाबी निशान के लिए इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दी है और अब उन्होंने उकाब इंतखाबी निशान मांगा है। पहले वो बल्ला मांग रहे थे और दरख्वास्त दी हुई थी ओन चौधरी साहब ने कि जी तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लेके हमें दिया जाए। और अब उन्होंने शायद ऐसा लगता है कि अपना इरादा तब्दील कर लिया है और उसके लिए उनको लगता है कि ये कोई आसान बात नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब उन्होंने उकाब का इंतखाबी निशान मांगा है और मेरा ख्याल है ये निशान उनको दे दिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।